गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देखा था, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम उसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखने आ रहे हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर में रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ठीक है, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ। हमने दो अलग अलग मीडियम लिया है। पहला जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है और सेकंड जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 है। ठीक है, तो इसमें एक रे ऑफ लाइट आती है इस बाउंड्री पे और फिर सेकंड मीडियम से होते हुए ट्रैवल कर जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे कि क्या, ये जो यहाँ पर ये जो लाइट होती है जो आती है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री पे दो अलग अलग वेव निकलती हैं। पहला जो दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है और दूसरी जो होती है वो वापस यहीं से लौट जाती है इस सरफेस से। ठीक है, इस वेव को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। REFRACTED रिफ्रैक्टेड। और ये जो वापस चली जाती है इसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल होता है बाउंड्री पे परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं। और बाउंड्री पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाती है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, हमने पहला केस कंसिडर किया ये मान के कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होती है जब भी अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है वो थोड़ा बेंट होती है। बेंट मतलब झुकती है, या तो नॉर्मल की तरफ या तो नॉर्मल से दूर। ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाके बेंट होती है। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे मीडियम से आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम से ज़्यादा पे जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, जैसा यहाँ केस में हुआ। इसको जाना इधर चाहिए था इस तरह से, लेकिन क्या हुआ है इसकी थोड़ा सा इधर बेंट हो गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, वहीं अगर अपोजिट केस कंसिडर करें, मान लेते हैं ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2। इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा विद रिस्पेक्ट इन कंपैरिजन टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, इस केस में रे ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगा, नॉर्मल से अलग दूर चली जाएगी, बेंट होगी। इसे जाना इस तरफ चाहिए, ऐसा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है ये अब रे इधर चली गई है। ठीक है, हम इसी केस को कंसिडर करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में। यही चीज़ होता है, देखिए कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला उसका लिखा हुआ है डिपेंडेंस इसके बारे में। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। हम जैसे जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि क्या, हम वेव को थोड़ा सा और एंगल पे इस पर प्रोजेक्ट करेंगे धीरे धीरे। ये तो इससे होगा क्या, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये और आगे और बढ़ती जाएगी इस तरफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। इससे होगा क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा किसी एक सर्टेन एंगल पे जब जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कम्प्लीटली परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द नॉर्मल। ठीक है, धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, दूर जाता है नॉर्मल से दूर होते जाता है। ठीक है, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे क्या होगा कि कम्प्लीटली 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में ये जो एंगल होता है इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हो जाता है। इस केस में इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या, देखिए अगर मान लीजिए अब इसकी भी बियॉन्ड हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा सी से ज़्यादा कर दें, तो उस वक्त क्या होगा, अब जो रे ऑफ लाइट होगी वो परपेंडिकुलर के आगे निकल जाएगी और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है यह इस सेकेंड वाले मीडियम में जाएगी ही नहीं और पहले ही मीडियम में कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोमेना को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर। ठीक है, इस केस में सेकेंड मीडियम में लाइट जाती ही नहीं है, कंप्लीटली पहले ही मीडियम में रह जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में यही फिनोमेना होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग। ठीक है, इस केस में जैसे यहाँ पर कोर है और ये क्लैडिंग है। हम रे ऑफ लाइट को ऐसा इंसिडेंट कराते हैं इस पर, ये बाउंड्री हो गई, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ताकि ये रे अब इसमें ना जाए क्लैडिंग में और कम्प्लीटली पीछे ही रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर यहाँ पर ये एंगल इंसिडेंट ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से और फिर कम्प्लीटली इसी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। पर यही फिनोमेना हर तरफ होता है जिससे लाइट कम्प्लीटली ट्रैवल करती है। ईटा 1 और ईटा 2, वेयर ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2। यही होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे दो तरह के होते हैं टाइप्स, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, जो कोर होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे जहाँ तक वो फैला रहता है, एंड स्टार्ट से एंड तक, सेंटर से लेकर पूरे सर्कमफ्रेंस तक उसके कांस्टेंट होती है। उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करती है, मतलब कि पूरे कोर के जितना भी एरिया होता है उतना पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। ईटा 2 का जैसे यहाँ कंपेयर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 लेस देन ईटा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर कोर का पार्ट में देखते हैं कि कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 मिला, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है कोर की, ये कांस्टेंट नहीं होती है। मान लेते हैं कि ये सेंटर है, सेंट्रल लाइन है ऑफ कोर, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होगी और फिर धीरे धीरे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती जाती है क्लैडिंग के बाउंड्री तक और फिर वहाँ से फिर कांस्टेंट हो जाती है। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होती है कोर की, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर से जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती जाती है। यही ग्राफ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्लैडिंग की सरफेस पे ईटा 2 और फिर कांस्टेंट बिल्कुल ही यूनिफॉर्म नहीं होगी। ये क्या होता है कि वेरी करता है, यहाँ से धीरे धीरे राइज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम पहुँचेगा कहाँ पर, सेंटर पे, फिर वहाँ से दोबारा ये डिक्रीज होता है। मतलब कि क्या, मैक्सिमम कहाँ पर है, सेंटर पे, और बाकी दोनों तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। ये होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोड्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बारे में बात करें। मोड्स क्या होता है, मोड्स मतलब कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के सेंस में बात कर रहे हैं तो एक नंबर ऑफ टाइम पे कितनी रे ऑफ लाइट निकलती हैं उसे हम मोड्स कहते हैं। नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, एक ऑप्टिकल फाइबर में नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट कितनी होंगी, वो मोड्स होते हैं उसके। जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड की बात करते हैं तो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर में
सिर्फ एक ही वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट ट्रैवल करेगी। किसी भी टाइम पे हमें आउटपुट पे उसके एक ही रे ऑफ लाइट मिलेगी जिसकी सिंगल वेवलेंथ होगी। मल्टी मोड में क्या होता है, एक साथ कई सारी वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो एट अ टाइम हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिल सकती है रिसीवर पे। ठीक है, ये हो गया सिंगल मोड और ये मल्टी मोड। इसमें भी अब दोनों को कंबाइन करें तो सिंगल मोड स्ट्रैप इंडेक्स फाइबर हमको मिलता है, मल्टी मोड स्ट्रैप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्रिडेड इंडेक्स फाइबर। देखिए सिंगल मोड में क्या होता है, जो कोर का डायमीटर होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही रे ऑफ लाइट को ट्रैवल करना होगा। मल्टी मोड में क्या होता है कि जो कोर का डायमीटर होगा वो बड़ा होता है ज़्यादा। प्रेफर सिंगल मोड का ही किया जाता है, ये बेटर ऑप्शन होता है, इसका बेटर रिजल्ट मिलता है। क्यों? मल्टी मोड में आप देखोगे क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो ये जितनी ही इसकी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही चांस बढ़ेगा कि ये दोनों रे एक दूसरे को क्रॉस करें किसी न किसी पॉइंट पे। जितना ज़्यादा ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को उतना ज़्यादा चांसेस होगा लाइट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होने में, एनर्जी का लॉस होने में। फोटोन जितने टकराएंगे एक दूसरे से उतना ही एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज होता है सिंगल मोड फाइबर का कि ये बेटर होता है, इसमें सिंगल रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हम अब देखने आ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, इम्पॉर्टेंट क्यों ट्रांसमिशन लाइन के किसी पैरामीटर को डिफाइन करना। किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमें उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, वो मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आएगा, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करके। किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमें उसके पैरामीटर्स कह दीजिए या फिर उनकी अलग अलग कंडीशंस को स्टडी करने के लिए हमें अलग अलग पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि उसके बेसिकली दो तरह के पैरामीटर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पैरामीटर चार तरह के हैं टोटल, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ध्यान देने वाली बात यह है क्या कि ये पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लम्प्ड नहीं। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, लम्प्ड पैरामीटर्स कंसंट्रेटेड होते हैं किसी पॉइंट पे। जैसे कि अब अभी तक हमने जो पहले एनालिसिस की है, हमने वहाँ पर लम्प्ड पैरामीटर्स को ही कंसिडर किया है। एक सर्टेन पॉइंट पे ही रहता है इसका रेजिस्टेंस, हम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में ये थ्रू आउट द लेंथ होता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड पैरामीटर में। लम्प्ड पैरामीटर क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे लेंथ पे बना होता है। ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में हमें लम्प्ड पैरामीटर्स नहीं ज़रूरत पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ही ज़रूरत पड़ते हैं? क्यों? देखिए, जब भी हम बात करते हैं उस केस में जब वेवलेंथ ऑफ लाइट सर्किट के लेंथ के बराबर हो जाए, मतलब कि क्या, क्यों? अच्छा देखिए, वेवलेंथ लैम्डा लेंथ ऑफ सर्किट के बराबर आने लगे, इस केस में लेंथ ऑफ सर्किट के बराबर आने लगे, इस केस में हम लम्प्ड पैरामीटर्स जो कि एनालिसिस फेल हो जाती है। क्योंकि हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी जो होती है, अब पहले जो हमने एनालिसिस की थी वो क्या थी, 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़ के केस में। ठीक है, इस केस में आप वेवलेंथ निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा, कम से कम लाख ऑफ किलोमीटर्स में आएगा। इतना बड़ा सर्किट पॉसिबल नहीं है बना पाना, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं लम्प्ड नेटवर्क्स को। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ मेगा हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ या गीगा हर्ट्ज़ के बारे में, यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी ये कुछ किलोमीटर या मीटर्स में भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें लम्प्ड नेटवर्क्स हमारे फेल हो जाएंगे, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ही करना पड़ेगा। ठीक है, लम्प्ड नेटवर्क्स जो होते हैं, लम्प्ड LEMPED, ये केवल फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं।
हमने देखा भी है डी ऑफ आई टी इज इक्वल टू सी टाइम्स डी वी टी अपॉन डी टी। उल्टा लिखा है क्या? नहीं, सही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं फंक्शन ऑफ लेंथ या कह दीजिए स्पेस और टाइम, इसमें करंट एक्स और टी दोनों का पैरामीटर होता है, वोल्टेज एक्स और टी, एक्स मतलब लेंथ, एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी वेवलेंथ हमारी सर्किट के लेंथ के बराबर आने लगती है, कंपेरेबल हो जाती है उसके, इस केस में हमें डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स को ही कंसिडर करना पड़ता है। ये सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैलिड नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं हर जगह एप्लीकेबल है। जब भी वेवलेंथ कंपेरेबल आने लगे तो हम उसे उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट को ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि बीजेटी की डिज़ाइनिंग में भी जब हम बीजेटी डिज़ाइन करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स को ही कंसिडर करके उसका एनालिसिस करते हैं। ये हायर, ये अभी नहीं आप समझेंगे, ये जब बहुत हायर एनालिसिस करेंगे तब आपको इसमें वहाँ भर आएगा। और फिर जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर्स में भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स को ही लेकर अपनी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है ये R अपॉन L होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट ये होती है ओम पर मीटर है। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हेनरी पर मीटर। कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ MHO पर मीटर। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ होता है फैराड पर मीटर। ठीक है, अब ये कुछ नोट्स इसके बारे में देखिए, कुछ पॉइंट कंसिडर करने के लिए कि RLGC जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लम्प्ड नहीं होते हैं या डिस्क्रीट। ठीक है, मतलब कि क्या, ये जो रेजिस्टेंस, इन सारे पैरामीटर ये पूरे लेंथ पे ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले होते हैं इस पर यूनिफॉर्मली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दिस कंडक्टेंस इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। हमने एक देखा था कंडक्टर ट्रांसमिशन की ऑनलाइन क्या होता है, टू कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, दो अलग अलग कंडक्टर्स का। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इन कंडक्टर का, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, और जो ये कंडक्टेंस है ये इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है जो इन दोनों को अलग करता है, इन दोनों कंडक्टर्स को। ठीक है, तो ये R और G कभी भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। G इज नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन R यहाँ पर। ओके, ये एक ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन है ऑफ विद द हेल्प ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स के टर्म में RLGC। ये डायग्राम भी होता है और इसके अलावा भी एक डायग्राम होता है। देखिए, पहले ये देखिए कि कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस शंट आर्म में होते हैं और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज आर्म में होते हैं। ठीक, सिर्फ यही एक डायग्राम नहीं है ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन का, ऐसा भी डायग्राम होता है। देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, फिर रेजिस्टेंस, इस तरह से है बस। लेकिन ये रहेगा कि ये डायग्राम है ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन का। इसमें सीरीज आर्म में क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और शंट आर्म में हमने क्या लगाया है, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो है, ये जो लाइन होती है ये कंडक्टर होती है और ये बीच में इनका डाइलेक्ट्रिक होता है। तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमेशा हम जानते हैं दो कंडक्टर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होती है इनकी वजह से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस, इन दोनों कंडक्टेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक से होने वाला जो कैपेसिटेंस है वो। ठीक है, ध्यान दीजिए कि सिर्फ यही डायग्राम नहीं होता है ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और भी डायग्राम होते हैं। जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिया गया है, वो कुछ ऐसा होता है। ये डायग्राम है स्टैंडर्ड बुक्स का। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है दोनों तरफ है, और ये
कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस पैरेलल में नहीं होके अलग अलग है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इससे थोड़ी सी एनालिसिस इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम ज़्यादातर इसी फॉर्म में देखते हैं एनालिसिस को। ये क्या है, एक लैडर नेटवर्क है एल सेक्शन का। ये एक ट्रांसमिशन लाइन का एल सेक्शन है। एल सेक्शन हम जानते हैं क्या होता है, और उसी का लैडर नेटवर्क है, ठीक है। तो प्राइमरी कांस्टेंट हमने देख लिया आर एल जी सी को। सेकेंडरी कांस्टेंट्स देखते हैं क्या कौन से होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस वो वैल्यू होती है इम्पिडेंस की जिससे अगर लाइन को टर्मिनेट कर दिया जाए। लाइन को टर्मिनेट करना मतलब लोड पे लगाना। टर्मिनेट मतलब लोड पे। अगर हम किसी लाइन की लोड पे उसके लोड पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू लगा दें तो क्या होगा, पूरे लाइन पे कहीं पर भी हमें इम्पिडेंस की वैल्यू वही मिलेगी, जेड नॉट। लेट हम कंसिडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हमारा जेड नॉट है और लोड पे यही वैल्यू हम लगा देते हैं, तो अब पूरे लाइन पे कहाँ पर कहीं पर भी हम इम्पिडेंस मेजर करें तो वो हमें जेड नॉट ही मिलेगा। इस केस में हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन हमारा मैच्ड है। मैच्ड मतलब अब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होता है, ये एक यूनिक इम्पिडेंस होता है जिससे अगर किसी लाइन को टर्मिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेट करने का मतलब उसके लोड पे लगा दिया जाए, तो क्या होगा, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम कहीं पर भी इम्पिडेंस मेजर करें तो वो सेम आएगी, विच इज़ इक्वल टू सेम नॉट जेड नॉट, ठीक है। मतलब कि टर्मिनेट हमने कर दिया लोड पे तो पूरे लाइन पे कहीं पर भी हम इम्पिडेंस मेजर करते हैं तो वो जेड नॉट के बराबर आएगी इनपुट पे भी। इफ़ द लाइन इज टर्मिनेट, और इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है, मैच्ड है। मैच्ड मतलब रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो कम से कम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है हमारे, नेक्स्ट क्या है कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसमिशन लाइन में ट्रैवल करती है तो हम उसमें होने वाले चेंज इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज, इसको किससे मेजर करते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट से। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टी एन पायलट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखते हैं, हमने एक सेक्शन ले लिया ट्रांसमिशन लाइन का, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। आर और एल हमारा सीरीज आर्म में और जी और सी हमारा शंट आर्म में। इसको मान लेते हैं Z1/2 और ये Z2। तो क्या बन गया हमारे पास, एक सिमेट्रिकल टी सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यहाँ से आप पिछली फर्स्ट यूनिट में जो हमने एनालिसिस की थी एक टी सेक्शन, सिमेट्रिकल टी सेक्शन के लिए, वो सब आप ऑब्टेन कर सकते हो। बस यहाँ पर Z1/2 को R + jωL और Z2 को G + jωC। यहाँ से आप Z0, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ओपन सर्किट इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट सब निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पाई सेक्शन। पाई सेक्शन में बस हमने शंट आर्म को दो अलग अलग ले लिया है और एक सीरीज आर्म को। इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा Z2/2 G + jωC और Z1 क्या हो जाएगा, R + jωL। ये हो गया एक पाई सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट हमारा क्या